नमस्कार, मैं मैथिली शरण गुप्त, क्राइम प्रेसिडेंट, क्राइम फ्री भारत, फॉर्मर डीजीपी पुलिस रिफॉर्म मध्य प्रदेश। आज एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पर आपसे चर्चा करना चाहता हूं कि भारतीय प्रजातंत्र में पार्टी तंत्र कैसे पैदा हुआ, इस पार्टी तंत्र ने प्रजातंत्र का गला कैसे घोटा, इसकी बारीकी समझना बहुत जरूरी है। आपको ये समझना पड़ेगा कि ये पार्टी शब्द का उपयोग संविधान में कहीं नहीं हुआ है। पार्टी पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 से उपजी है। पार्टी को जानबूझ के इस ढंग से बनाया गया कि वो प्राइवेट कंपनियों के रूप में विकसित हो गई। इन पार्टियों पर प्राइवेट कंपनियों जैसा परिवारवाद काबिज हो गया। यह किसी को टिकट दे सकती हैं, लेकिन पार्टियों का इंटरनल कंडक्ट क्या होगा, पार्टियों की डेमोक्रेसी क्या होगी, पार्टियों का वो कंडक्ट कौन सा होगा जो अपराधियों की श्रेणी में आना चाहिए। पार्टियां कहीं से भी फंड इकट्ठा कर सकती हैं, अकूत फंड इकट्ठा कर सकती हैं और उस पर इनकम टैक्स और बाकी चीजें भी नहीं लगेंगी। ऐसी धूर्ततापूर्व व्यवस्था स्थापित की गई। जैसा आपको विदित है, पॉलिटिकल पार्टीज ने प्रजातंत्र का गला घोट दिया है। इसने परिवारवाद का जन्म किया है और इन पार्टियों पर परिवार तंत्र और व्यक्ति तंत्र हावी हो गया है। रोज पार्टियां जन्म ले रही हैं। ये पार्टियां क्यों जन्म ले रही हैं, किस कारण जन्म ले रही हैं, किसके हित के लिए जन्म ले रही हैं, यह समझना बहुत जरूरी है। ये पार्टियां खुद की महिमा मंडन के लिए है, जिससे कोई व्यक्ति अपने आप को इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये अध्यक्ष, वो अध्यक्ष, अपने विजिटिंग कार्ड पर, अपनी गाड़ियों पर बिल्ले लगा के घूम सके। क्या पार्टी तंत्र इसलिए है? क्या पार्टियां इसलिए हैं? लिहाजा इन पार्टियों ने किनको टिकट दिए? अपने भाई भतीजों को, अपने नेताओं के भाई भतीजों को, जाति के धर्म के आधार पर अपराधियों को, और दूसरी पार्टियों से जो अपने खुद के लाभ के लिए जो लोग आए हैं उनको टिकट दिए हैं। यह पार्टियां की कोई जिम्मेवारी नहीं है। ये फ्रीबी, दारू, शराब, साड़ी, इन सबको बांटकर, जाति और धर्म के आधार पर बांटकर किसी भी एन के इन प्रकार सत्ता में काबिज होना चाहती हैं। और यही कारण है कि जहां एक चपरासी को भी सचरित्र और शिक्षित दोनों ही होना चाहिए, वहां इस देश के कानून के निर्माता अनपढ़, गंवार और अपराधी क्यों? यह अहम क्वेश्चन है जिस पर विचारण करना ही होगा। इन पार्टियों ने पॉलिटिकल व्हिप, पार्टी डिसिप्लिन के नाम पर प्रजातंत्र का गला घोट दिया है। आज हमारा चुना हुआ प्रतिनिधि, चाहे वो अपराधी ही क्यों ना हो, चाहे हमने उसे गलत आधार पर ही क्यों चयनित ना किया हो, चुना हो, चाहे उसने जीतने के लिए शराब बांटने से लेके, पैसे बांटने से लेके, साड़ी बांटने से लेके घृणित जो है हथकंडे ही क्यों ना अपनाए हों, लेकिन वह हमारे वोट से चुना हुआ हमारा प्रतिनिधि है। क्या हमारे वोट से चुना हुआ हमारा प्रतिनिधि पार्लियामेंट के अंदर या विधानसभा के अंदर हमारी बात कहने की क्षमता रखता है? क्या वो हमारी बात कह पा रहा है? तो ये बात हम और आप सभी समझते हैं कि पार्टी व्हिप के कारण वह ऐसा करने में समर्थ नहीं है, और पार्लियामेंट या विधानसभा के बाहर पार्टी डिसिप्लिन के कारण भी वह
अपनी बात या पब्लिक की बात जिसे वो रिप्रेजेंट कर रहा है उसको रखने की स्थिति में नहीं है। लिहाजा हमें पार्टी विहीन प्रजातंत्र की बात करना ही होगी। तो ये जो पार्टियां हैं इनका स्वरूप क्या होना चाहिए, पार्टियां होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो पार्टियां हो सकती हैं। नंबर 1, पार्टियां लाइक एनजीओ होंगी जो एक विचारधारा, एक चरित्र निर्माण का काम करेंगी। कानून कैसा बनना चाहिए उसके कुछ ड्राफ्ट बना सकती हैं, और जो पर्सनालिटी वो पैदा करेंगी, जिन लोगों को जो है वो ओवर द पीरियड जिस विचारधारा को, जो जिस राष्ट्रीयता को वो पैदा करेंगी, वह राष्ट्रीयता व्यक्ति जो है वो अपने जीतने के बाद वह जो है ना तो पार्टी के टिकट पे जीतेगा, ना पार्टी की ओर से जीतेगा, ना पार्टी के प्रतिनिधि के बतौर जीतेगा, ना ही पार्टी के प्रचार के आधार पर जीतेगा। बल्कि जो व्यक्ति भी जीतना चाहता है उसे अपने कार्यों का, अपने भूमिका का, उसने क्या क्या किया है उस समय तक, उस सब का जो है लेखा जोखा देके वह अपने खुद की कैनवासिंग के आधार पर जो है उसे आना चाहिए। और इसमें पार्टी के द्वारा प्रचार करना एक अपने आप में अपराध होगा। तो पार्टियां जैसे ही चुनाव घोषित होता है सभी पार्टियां सुप्त हो जाएंगी, उन्हें चुनाव प्रचार करने का भी हक नहीं होगा। और 1-to-1 कैनवासिंग जुर्म होगा, क्योंकि 1-to-1 कैनवासिंग के माध्यम से हम लोग वो बातें कहने की कोशिश करते हैं जो हम एक पब्लिक फोरम पर नहीं कह पाते हैं। हम 1-to-1 कैनवासिंग में क्या कहना चाहते हैं? हम भी इस जात के, आप भी इस जात के, हम भी इस क्षेत्र के, आप भी इस क्षेत्र के, हम आपका ये भला करेंगे। या 1-to-1 कैनवासिंग के दौरान हम साड़ी बांटना चाहते हैं, दारू बांटना चाहते हैं, फ्रीबी बांटना चाहते हैं। ये सब चीजें गलत हैं और इसका अवसर नहीं मिलना चाहिए। लिहाजा 1-to-1 कैनवासिंग शुड बी ए क्राइम, इट शुड बी कॉग्निजेबल ऑफेंस, इट शुड बी नॉन अवेलेबल ऑफेंस विद द 7 year ऑफ पनिशमेंट। हालांकि चुनाव घोषित होने के बाद यदि कोई एक अपराध करता है तो इसके लिए चुनाव आयोग की अनुमति आवश्यक होना चाहिए, जिससे कि लोग बाग किसी दूसरे को वंचित करने के लिए उसके विरुद्ध जो है ना कार्रवाई ना कर पाए, वो भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा। और हमें खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था की बात करना होगी। अगले चरण में मैं आपको बताऊंगा खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था कैसे स्थापित हो। एक बार मैं पुनः आह्वान करता हूं कि इस देश में के लिए, विकास के लिए, इस देश में राष्ट्रीयता के लिए, इस देश में कानून के राज के लिए हमें पार्टी विहीन प्रजातंत्र की स्थापना करना होगी। क्योंकि इन पार्टियों ने भाई भतीजावाद, परिवारवाद, जातिवाद, धर्म के आधार पर लोगों को बांटकर एक के कारण अपने आप को सत्ता में स्थापित करने का कार्य किया है, जो भारत के लिए ठीक नहीं है। यह पार्टियां निर्लज्जता के साथ अपराधियों को अपने न केवल टिकट दे रही हैं, बल्कि अपराधियों का महिमा मंडन कर रही हैं, उन्हें अपने साथ मंच पर बिठा रही हैं। ऐसे लोग जिन्हें जेल में होना चाहिए, जिनके कई स्थायी वारंट हैं, वो बेशर्मी से इन राजनेताओं के साथ मंच पर बैठते हैं, फूल मालाएं पहनते हैं, भाषण देते हैं, और प्लस पुलिस जो है उसे एक असहाय की तरह देखते रह जाती है। उसमें इतनी हिम्मत भी नहीं होती है कि उनके जो परमानेंट स्थायी वारंट हैं उनकी भी तामील करे। यह गुंडे जो अपने लाभ के लिए पार्टियों से जुड़े होते हैं, यह जनता के ऊपर अत्याचार करते हैं। यह बिना कंट्रोल के, बिना उसके जो है डर के ऐसे गुंडे हो जाते हैं जो कि जनता पर अत्याचार करते हैं। इन गुंडों के विरुद्ध थानों में रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है, थानों में कार्रवाई नहीं होती है, क्योंकि इस पार्टी तंत्र ने, इस राजनीति ने पूरे ब्यूरोक्रेसी को, पूरे तंत्र को अपने कब्जे में कर लिया है। सही राष्ट्रीयता के लिए, सही विकास के लिए
अपराध मुक्त भारत के लिए हमें पार्टी विहीन प्रजातंत्र को लाना ही होगा। मैं आप सभी का आह्वान करता हूं कि पार्टी विहीन प्रजातंत्र लाया जाए। वर्तमान परिस्थिति में मैं देख रहा हूं कि योगी जी ने अपराधियों के ऊपर सख्त कार्रवाई की है। उन्होंने महिलाओं का आदर बढ़ाया है। महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध हो रहे थे उनको सख्ती से रोका है। मैं योगी जी की इस बात के लिए तारीफ करना चाहूंगा और अपराध मुक्त भारत के प्रेसिडेंट के तौर पर मैं उनके इन कार्यों की सराहना करना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि अपराध मुक्त भारत के लिए, आपराधिक तथ्यों के हनन के लिए योगी जी को सपोर्ट करें, योगी जी को वोट दें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देश में कोरोना की रफ्तार थमती नजर आ रही है। अब कोरोना के दैनिक मामले 10,000 से भी कम हो गए हैं। आज यानी 28 फरवरी को बीते 24 घंटों में 8,013 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इस दौरान 16,765 लोग ठीक हुए हैं और 119 लोगों की मौत हुई है। अभी देश में 1,02,601 एक्टिव मरीज हैं और पॉजिटिविटी रेट 1.11% पहुंच गया है। कोरोना से देश में अब तक 5,13,843 मरीजों की मौत हो चुकी है। रविवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 10,273 नए मामले सामने आए थे। उपचाराधीन मरीजों की संख्या गिरकर 1,11,472 हो गई थी। देश में कोविड-19 के दैनिक मामले लगातार 21 दिन से 1 लाख से कम बने हुए हैं। देश में अभी 1,11,472 लोगों का कोरोना वायरस संक्रमण का इलाज चल रहा है और यह संख्या कुल मामलों का 0.26% है। उल्लेखनीय है कि देश में 7 अगस्त 2020 को संक्रमितों की संख्या 20 लाख, 23 अगस्त को 2020 को 30 लाख और 5 सितंबर 2020 को 40 लाख से अधिक हो गई थी। संक्रमण के कुल मामलों में 16 सितंबर 2020 को 50 लाख, 28 सितंबर 2020 को 60 लाख, 11 अक्टूबर 2020 को 70 लाख, 29 अक्टूबर 2020 को 80 लाख और 20 नवंबर को 90 लाख के पार चले गए थे। देश में 19 दिसंबर 2020 को ये मामले 1 करोड़ के पार हो गए थे। पिछले साल 4 मई को संक्रमितों की संख्या 2 करोड़ के पार और 23 जून 2021 को 3 करोड़ के पार पहुंच गई थी। इस साल 26 जनवरी को मामले 4 करोड़ के पार पहुंच गए थे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।